हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मोल कंसेप्ट का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने क्या किया था, तो एक तरीके से स्टोइकियोमेट्री वाला जो पोर्शन था ना, कि स्टोइकियोमेट्री, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, तो स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन तक या स्टोइकियोमेट्री वाले पोर्शन तक हमने कवर कर दिया है। अब इस चैप्टर में एक जो बाकी है वो है भैया कंसंट्रेशन टर्म्स। जो मेन टॉपिक है वो कंसंट्रेशन टर्म्स का बाकी है। कंसंट्रेशन टर्म्स जो है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके और भी दूसरे चैप्टर में काम में आएगा। जैसे मोल में तो आता ही, इसके अलावा थोड़ा बहुत इसका पार्ट जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन में भी काम में आता है ना। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में हम नॉर्मलिटी काम में लेते हैं, मोलरिटी काम में लेते हैं। नॉर्मलिटी तो कंप्लीटली मैंने रेडॉक्स में ही करवा रखा है, तो नॉर्मलिटी की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। अगर किसी को नॉर्मलिटी या इक्विवेलेंट कंसेप्ट या इक्विवेलेंट मास वाला जो है वो टॉपिक पढ़ना है, तो वो आप रेडॉक्स वाले लेक्चर जो है उनमें देख लें। मैं जो ऊपर आई बटन में भी जो उसको डाल दूंगा, तो वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है वो आपके आयनिक वाला जो टॉपिक है, वहां पर भी हम कंसंट्रेशन टर्म काम में लेते हैं, वहां पर भी खूब काम में आता है। फिर इसके बाद में आपके सॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है 12th क्लास का, वहां पर भी भैया कंसंट्रेशन टर्म जो है खूब काम में आता है। तो टॉपिक ऐसा है जो केवल एक जगह नहीं है, ये टॉपिक जो कई अलग अलग चैप्टर में कवर होता है ना। और इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। क्वेश्चन भी यहाँ से प्रीवियस में पहले के जो एग्जाम पेपर है आप उनको उठा के देख लेना, कि वहाँ पर आपको खूब क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो जेई की बात हो चाहे वो नीट की बात हो, दोनों में जो हो आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो देखो जी, कि सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है, कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को अगर आपको डिफाइन करना है तो सॉल्यूशन को हम किस तरीके से आखिर डिफाइन करेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सा काम है। जैसे चैप्टर के शुरू में मैंने सब्सटेंस को क्लासिफाई किया था कि दो तरीके के होते हैं। हाँ, तो जो मिक्सचर है वो दो तरीके का होता है, एक तो होमोजीनस होता है, एक हेट्रोजीनस होता है ना। इस तरीके से मिक्सचर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। तो जो होमोजीनस मिक्सचर है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन में हम ये बोलेंगे कि द होमोजीनस मिक्सचर, ध्यान में रखना सॉल्यूशन हमेशा कैसा होता है, होमोजीनस होता है। तो द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। कि भैया जी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो होमोजेनस मिक्सचर है उसी को हम क्या बोलेंगे जी, सॉल्यूशन बोलेंगे। सिंपल सा काम है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, है ना। मैंने आपको ये कहा है कि भैया हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, तो बेसिक से पढ़ने का मतलब है एकदम जीरो से। तो किसी भी सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट होता है एक, तो एक क्या होता है जी, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको अच्छे से पता हो सकता है, ये टॉपिक जो आपको पहले से आते हो, लेकिन भैया एकदम जीरो से अगर पढ़ना है, बेसिक क्लियर करना है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। सॉल्यूट के बारे में हम बोलते हैं कि सॉल्यूट वो होता है जिसको घोला जाए, है ना, टू बी डिसॉल्व्ड, टू बी डिसॉल्व्ड, ठीक है। तो भैया जिसको डिसॉल्व किया जाए ना, जिसको घोला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें घोला जाए, तो सॉल्वेंट में हम बोलते हैं इन विच डिसॉल्व्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कि भैया जिसमें घोला जाए। तो दो चीजें हो गई, एक तो सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया। दूसरा सॉल्यूट जो है ना, उसमें आपको ध्यान में रखना है ये प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, लेस अमाउंट, कि भाई किसी भी सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, कम अमाउंट में रहेगा। जबकि जो सॉल्वेंट है ना, इसमें हम बोलते हैं प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, ये ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। फिर भैया देखो जरा कि एक चीज और ध्यान में रखनी है कि कोई भी सॉल्यूशन आए, कैसा भी सॉल्यूशन आ जाए, किसी भी सॉल्यूशन में एक चीज ध्यान में रखना है कि हमेशा सॉल्यूट जो है ना वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, सॉल्वेंट केवल एक ही होगा। अगर मान लो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, तब उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, तो टोटल जो वो कितने कंपोनेंट हो गए, तीन हो गए ना। तो तीन कंपोनेंट अगर है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनरी। चार कंपोनेंट ऐसे टोटल आ जाए तो उसको हम बोलेंगे क्वार्टनरी, ठीक है। ऐसे आगे से आगे चलता जाएगा, है ना। तो जनरली जो है वो हम जो बात करते हैं वो बाइनरी या ट्राइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। और इसमें से भी ज़्यादातर एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल जो आते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन के आते हैं। कहने का मतलब हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें एक तो सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा जी, सॉल्वेंट होगा। आई होप मेरी बातें जो है वो आपके समझ में आ गई होगी। तो ये तो हुई एक बात सॉल्यूशन की। अब आते हैं भैया हम कंसंट्रेशन की तरफ। देखो जी,
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है कि भाई कंसंट्रेशन टर्म हमें पढ़ने हैं, तो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने के लिए पहले तो आपको कंसंट्रेशन वर्ड को समझना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सिंपल सा काम है कि जैसे मान लो मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर है ना, या 1 लीटर हमने जो है वो मान लो सॉल्वेंट ले रखा है कोई भी, और इस 1 लीटर सॉल्वेंट में पानी में मान लो 1 लीटर पानी है, H2O है, इसमें मैंने 5 ग्राम जो है वो शुगर मिला रखी है, चीनी मिला रखी है, 5 ग्राम चीनी है इसमें। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। तो अब होगा क्या, शुगर जो है वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया अपना, ये सॉल्यूट है, और पानी क्या हो गया जी, सॉल्वेंट हो गया। बहुत ही सिंपल सा काम है। ठीक, ये सॉल्यूट, ये क्या है, सॉल्वेंट है। अब भैया मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर चीनी का अमाउंट जो है ना उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप कैसे लिखोगे चीनी के अमाउंट को, तो सीधा सा काम आप क्या बोलोगे कि 5 ग्राम शुगर जो 1 लीटर चीनी में 1 लीटर पानी में घुला हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि भैया चीनी का अमाउंट है 5 ग्राम पर लीटर। इस तरीके से इसको लिखोगे ना, 5 ग्राम पर लीटर, ऐसे ही तो लिखोगे भैया, यही कंसंट्रेशन है। तो जो कंसंट्रेशन वर्ड है ना, इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ध्यान में रखना, यही कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब एक तरीके से हमें क्या बताना होता है, अमाउंट को रिप्रेजेंट करना होता है, बस सिंपल सा काम है। तो यहां अगर मैं इसको लिखूं, है ना, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि भैया जी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट with respect to the volume of solution is called concentration। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं जी, कंसंट्रेशन बोलते हैं, याद रखना, है ना। और भैया देखो जरा कि यहां पर हम विद रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये रिलेटिव वर्ड जो है ना, इसका मतलब पहले भी बताया था जब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था, तो वहां पर भी मैंने आपको रिलेटिव वर्ड का मतलब बताया था। और रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, रिलेटिव वर्ड का मतलब ये होता है कि भैया आपको दो चीजों का कंपैरिजन करना है, जिसके साथ कंपैरिजन हम करते हैं ना उसको आप हमेशा कहाँ रखते हो भैया, नीचे की तरफ रखते हो, और जिसका कंपैरिजन करते हो उसको ऊपर की तरफ रखते हैं। तो कंसंट्रेशन निकालने का जो तरीका है ना, ये हमारे पास नीचे तो क्या होगा जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा जी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जनरली अगर ये अमाउंट ग्राम में हो, ठीक है, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किसमें हो, लीटर में हो, तो ग्राम पर लीटर आ जाएगा। और ग्राम पर लीटर को कई जगह स्ट्रेंथ भी बोला जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो इतना ज़्यादा जो उसके बारे में पूछा नहीं जाता है, तो डायरेक्टली हम आते हैं अब कंसंट्रेशन टर्म्स पर। देखो जी कि भाई ये जो अमाउंट है इसको कितने अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें ये सीखना है। तो देखो कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना, कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स अपने पास है। सबसे पहले भैया एक है जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी, है ना, और मोलैरिटी जो है वो क्या होती है जी, कैपिटल M से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को। फिर इसके बाद में जो दूसरा हमारे पास होता है जी, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलिटी, इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मलिटी की बात मैंने अभी आपको कहा कि यार ये जो पॉइंट है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ डिस्कस कर चुके हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्मलिटी की बात नहीं करूँगा। फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट है अपने पास वो आएगा भैया मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगला जो आएगा वो आएगा भैया फॉर्मेलिटी का केवल आपको नाम ध्यान में रखना है, यहाँ से फॉर्मेलिटी से कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो फॉर्मेलिटी को हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस कहीं पर अगर लिखा हुआ आए फॉर्मेलिटी तो याद रखना कि यार एक कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास होती है, बाकी हम फॉर्मेलिटी को डिस्कस नहीं करने वाले हैं बिल्कुल भी। फिर अपने पास जो है वो अगली कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम बोलते हैं जी मोल फ्रैक्शन, है ना। इसको जो है वो हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको काय बोलते हैं सिंबल को, लेकिन हम एक्स भी प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोनाउंसिएशन से, है ना। एग्जाम वाला ये नहीं बोलेगा कि भाई इसको पढ़ के बताओ क्या है, ठीक है। 6 नंबर। फिर अगला देखो जरा कि मोल फ्रैक्शन के बाद में अपने पास अगला है परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म वापस से कई तरीके का होता है, जैसे एक होता है W/V परसेंटेज, एक होता है जी V/V परसेंटेज, एक होता है जी W/W परसेंटेज, ठीक है। ये वापस से 3 तरीके का हो गया। फिर इसके बाद में जो है वो अगला है अपने पास 7 नंबर, जिसको हम बोलते हैं
पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। फिर एक होता है भैया इसी में पीपीएम में ही पीपीबी बोल सकते हो, एक पीपीटी बोल सकते हो, पार्ट्स पर बिलियन भी लगा सकते हो, पार्ट्स पर ट्रिलियन भी लगा सकते हो। ये अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म है। तो यहाँ इस टॉपिक में अभी हम कौन कौन सा डिस्कशन, किस किस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे भैया जी मोलैरिटी की बात करेंगे, हम मोलैलिटी की बात करेंगे, हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, हम परसेंटेज की बात करेंगे और पीपीएम की बात करेंगे। ये सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म हम यहाँ कवर करने वाले हैं। सिंपल सा काम है। देखो जरा स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है अपने पास वो है जी मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं जी। सिंपल सा काम है, कैपिटल एम से इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको क्या कहा अभी आपको, है ना, कि भाई जो एक तरीके से हम ये बोलेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म क्या है, तो एक तरीके से अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, कि अमाउंट को कैसे। अब अमाउंट को मोल कंसेप्ट के शुरू में मैंने बताया था कि अमाउंट का मतलब क्या हो सकता है। अमाउंट का मतलब वॉल्यूम हो सकता है, अमाउंट का मतलब मास हो सकता है, अमाउंट का मतलब जो मोल हो सकता है। तो यहाँ वो जो अमाउंट है ना मोलैरिटी में, हम उसको मोल के रूप में या मोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और हम मोलैरिटी में ये बोलते हैं कि भैया द नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved in 1 liter solution. The number of moles of solute dissolved in 1 liter solution. कि भैया 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल है ना, इज कॉल्ड मोलैरिटी। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट के 5 मोल है तो मोलैरिटी 5 हो जाएगी। 1 लीटर में 10 मोल है तो मोलैरिटी 10 हो जाएगी। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट के 3 मोल है तो मोलैरिटी 3 हो जाएगी। 1 लीटर में, एक वापस से बोल रहा हूं, देखो जरा कि जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है ना, इन सब में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कंसंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन या फिर उसका मतलब, है ना। क्योंकि जब हम आगे एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये जो इसका मीनिंग रहेगा या जो डेफिनेशन रहेगी यही काम में आएगी। क्या है भैया, 1 लीटर में जितने सॉल्यूट के मोल डिसॉल्व किए हुए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। 1 लीटर में अगर 5 मोल है तो मोलैरिटी 5, 1 में 10 मोल है तो मोलैरिटी 10, 1 में 50 मोल है तो मोलैरिटी कितनी, 50 हो जाएगी। क्लियर है बात। तो ये है भैया कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मैं ये कहता हूं कि मान लो if V liter solution, ठीक है, contains n moles of solute, ठीक है, कि भाई कोई V लीटर सॉल्यूशन है मान लो, और V लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, n मोल है, ठीक है। तो मुझे बताओ V लीटर में n मोल है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो है ना मोल कितने हो जाएंगे, n/v हो जाएंगे। कि यार V लीटर में n मोल है तो 1 लीटर में कितने हो गए, n/v। और मैंने क्या कहा कि 1 लीटर में जितने मोल होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम मोलैरिटी बोलेंगे। तो 1 लीटर में मोल है कितने, n/v। यही क्या है जी, यही है मोलैरिटी। कहने का मतलब मोलैरिटी निकालने का तरीका हमारे पास आ गया। देखो जरा ऊपर तो क्या है, ऊपर तो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर तो आ गया भैया मोल, है ना। और नीचे क्या आया, नीचे है जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास मोलैरिटी निकालने का जो है वो क्या है, एक तरीका है, ठीक। अब यूनिट की बात करें हम तो यूनिट देखो इसकी, ऊपर मोल है, मोल पर लीटर। ध्यान रखना ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए किसमें, इन लीटर में, ठीक है। ये लीटर में होना चाहिए क्योंकि मोलैरिटी तभी डिफाइन करते हैं जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में होता है। फिर देखो आपको तो पता ही है कि मोल निकालने का तरीका क्या होता है। जनरली जो है वो आपको क्या करेगा, सॉल्यूट का मास देगा, और हमें अच्छे से पता है कि मास से मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मास से मोल निकालने का तरीका ये होता है जी, गिवन मास, मान लो x ग्राम गिवन है, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। अगर मैं यहाँ पर इसको रख दूं तो भैया जी एक मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मान लो x ग्राम है, मोलिकुलर वेट और वॉल्यूम किस में आया, लीटर में आया। ये हमारे पास मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, ध्यान में रखना
है ना। सिंपल सा काम है, आपको आता भी होगा, याद कर भी रखा होगा, है ना। तो ये अपने पास मोलरिटी निकालने का एक तरीका है। यूनिट अपने पास होगी क्या, मोल पर लीटर। अच्छा एक चीज और कि ये जो मोल पर लीटर है ना, इसी को हम मोलर भी बोलते हैं, या फिर इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं भैया, ठीक है। फिर देखो कई बार ऐसी कंडीशन आती है, किसी ने कहा कि सर मैं तो वॉल्यूम जो है वो लीटर में नहीं रखूंगा, एमएल में रखूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप एमएल में रख दो, लेकिन भैया एमएल में रखने के लिए आपको ऊपर जो क्या करना पड़ेगा, 1000 लगाना पड़ेगा। ऊपर 1000 लगाने का मतलब है इस वॉल्यूम को आपने एमएल से किस में कन्वर्ट कर दिया जी, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। और मैं वापस से ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मोलरिटी केवल डिफाइन ही तभी होती है जब वॉल्यूम जो किस में होता है जी, लीटर में होता है, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब देखो जरा कि आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि यार इस पर क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन जो है वो कैसे आएंगे, क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाएगा। सिंपल सा है, मैं बहुत ही आसान से सिंपल से क्वेश्चन पहले ले रहे हैं, है ना, ले रहा हूँ। फिर इसके बाद में मैं धीरे धीरे जो है वो एक तरीके से अलग अलग कंसेप्ट पर जो है वो हम धीरे धीरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हाँ तो देखो ज़रा कि जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास कि आपको ये बोल दिया कि इफ़, है ना, 1.5 इंटू 10⁻22 molecules of urea are dissolved in 200 ml solution, then calculate the molarity of solution, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल सा काम है। देखो जी, आपको जो है जब भी किसी भी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे, आपका सबसे पहला काम होता है भैया उसका फॉर्मूला लिखना, है ना। याद रखना कि किसी भी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो पहला आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जरूरी नहीं है कि मोल आप जो हमेशा मास अपॉन मोलर मास से ही कैलकुलेट करो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है। मैंने कहा ज्यादातर केस में आपको मास गिवन होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो मोल आपको मॉलिक्यूल से निकालने पड़ेंगे। तो मोल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा भैया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na, 6 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास जो कितना आ गया, ये 4 आ गया, है ना। ये आ गया कितना, 1/40। तो अब मोलरिटी निकालने का तरीका, गिवन नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 200। तो ऊपर कितना लगाना पड़ेगा भैया, आपको 1000 लगाना पड़ेगा क्योंकि 200 किस में है, ml में है। तो ये हमारे पास आंसर है भैया कितना, 1/8 m। सिंपल सा काम है, ठीक। ये इससे आसान क्वेश्चन तो क्या ही होगा। मैंने कहा ना पहले जो वो हम सिंपल से क्वेश्चन लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखना जरा, इफ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in x ml of solution to make a solution of molarity 0.4 m. Calculate the वैल्यू ऑफ x, है ना। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो तरीका तो वही है, सिंपल सा काम है। मोलरिटी की बात कर रहा है तो भैया मोलरिटी की बात कर रहा है तो मैं सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला लिखूंगा। क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम। मान लो ml में है तो ऊपर क्या लगा दूंगा जी, 1000। जो चीज़ें आपके पास है वो चीज़ें यहाँ पर रख दो, जो चीज़ अननोन है वो अपने आप निकल के आ जाएगी। तो मोलरिटी दे रखी है कितनी, 0.4 इक्वल टू x ग्राम, है ना। कितना ग्राम दे रखा है भैया, सोल्यूट का अमाउंट कितना है, 20। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और x ml कहने का मतलब v ml आपको कैलकुलेट करना। वॉल्यूम कितना ml में, x है ना, तो बस यही आपको कैलकुलेट करना है। ये लो जी, सारी चीज़ें जो हो यहाँ से आराम से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जो भी कैंसिल होगा उसको कर दो। x की वैल्यू आ गई 20 इंटू 1000 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 180, और ये कितना आ जाएगा, 0.4, है ना। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना भैया, ये आ जाएगा 55.5 इंटू 5, यानी कि ये लो जी इतना ml, 277.5 ml आ जाएगा। क्लियर है बात।
इसको सॉल्व करेंगे तो, है ना। तो और देखो ज़रा कि और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल सा काम है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपको ये बोल दिया, क्वेश्चन ये है कि भैया 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज dissolved in 80 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 80 ग्राम ऑफ वाटर इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देन calculate the molarity of solution। तो भैया आपको सॉल्यूशन के लिए जो क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले, और मैंने कहा ना कि जो चीज़ें आपके पास है, मोलरिटी पूछा है तो मोलरिटी पूछ रखा है, तो भाई सबसे पहले जो जो चीज़ आपके पास है वो रख दो, जो चीज़ नहीं है उसका जुगाड़ करो। जुगाड़ कैसे होगा, तो भैया वो क्वेश्चन से ही होगा, ठीक है। तो आप देखो ज़रा कि कंडीशन ऐसी है कि हमारे पास मोलरिटी निकालने का तरीका क्या है जी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में हो तो ऊपर क्या लगा दो, 1000 लगा दो, है ना। अब देखो क्या क्या दे रखा है, 10 ग्राम यूरिया दे रखा है, तो 10 ग्राम यूरिया का मतलब क्या है, ये तो मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। यूरिया का मोलर मास कितना होता है जी, 60 होता है, ठीक। और इसको डिसॉल्व किया है कितने, 80 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया है। अब भैया वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। अब लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए भैया जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो यहां कंडीशन ऐसी है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है जी मास ओवर वॉल्यूम, है ना। ये डेंसिटी निकालने का तरीका होता है। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास डेंसिटी होना चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मुझे यहां पर बता दो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा। तो भैया जी मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, भैया मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ जाएगा कितना, 10 प्लस कितना 80, टोटल कितना आया जी 90 ग्राम आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया कितना, 90 ग्राम, ठीक हो गया काम, है ना। तो भैया अब जो है वो डेंसिटी से मैं वॉल्यूम अगर निकालूंगा, वॉल्यूम जो है वो किस में आएगा, ml में आएगा। निकालूंगा तो 90 डिवाइड बाय डेंसिटी कितना, 1.1 ग्राम ml, ग्राम नहीं ml में, है ना। कारण क्या है ml में आने का, भैया सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, ml ही होता है। याद रखना कि सेंटीमीटर क्यूब और ml क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, तो यहाँ रखूंगा 90, ऊपर जाएगा कितना 1.1। लो जी हो गया काम, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 110 डिवाइड बाय कितना 54। तो अप्रोक्सली जो है वो ये कितना आ जाएगा, 2 के आसपास आ जाएगा। तो अप्रोक्सली जो है वो ये आ गया 2 मोलर। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो सिंपल सा काम, मोलरिटी से इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पर और लेता हूँ, देखना ज़रा कि सिंपल सा काम है। जैसे है ना, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 0.2 मोलर, ठीक है। फिर आपको ये बोल दिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन के 10 ml में एक तरीके से क्या बताना है भैया, कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। वही बात, मोलरिटी का क्वेश्चन है, हम तो कंसेप्ट जो है वही काम में लेंगे जो काम में लेते आए हैं कि मोलरिटी निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में हो तो ऊपर क्या लगा दूंगा, 1000 लगा दूंगा। आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पूछे हैं 10 ml में, तो मोल निकाल लो पहले, है ना। तो भैया मोलरिटी आ जाएगी कितनी, 0.2 मोल मुझे निकालना है। ये आ गया 1000 और वॉल्यूम ml में कितना है जी, 10 है, ये कैंसिल हुआ। तो n इक्वल टू कितना, 0.2 इंटू 10⁻²। तो n की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻3। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो ये मॉलिक्यूल आ गए कितने, 12 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल। ये लो जी, ग्लूकोज के इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 10 ml में। सिंपल सा काम है ना। अब देखना थोड़ा सा हम अगर इसी पर थोड़ा आगे बढ़े
देखो कि इस पर थोड़ा सा जो है वो हम आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है और वो है कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है ना। देखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन, दोनों एक ही बात है भैया जी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन बोल दो, चाहे आप कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन बोल दो, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, देखो डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को डाइल्यूट करने का मतलब, तो किसी चीज को डाइल्यूट करने का मतलब एक तरीके से होता है उसमें पानी मिलाना, ठीक है। और ऐसे ही किसी चीज को कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेट का मतलब उसमें से सॉल्वेंट का अमाउंट हटाना, कहने का मतलब पानी को जो क्या करना, हटाना, है ना। यानी वाटर का अमाउंट कम कर दिया, तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो डाइल्यूट करने का मतलब किसी चीज को पतला करना, ठीक है ना। और कंसंट्रेट करने का मतलब किसी चीज को गाढ़ा करना। तो पतला करने के लिए हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे, सॉल्वेंट ज्यादातर केस में अगर मेंशन नहीं है तो सॉल्वेंट तो पानी मानना है। और अगर कंसंट्रेट करना है तो सॉल्वेंट आप हटाओगे, तो मेंशन नहीं है तो पानी को हटाओगे, तो या तो पानी मिलाने की बात करेंगे या पानी हटाने की बात करेंगे, दोनों सेम कंसेप्ट है, ठीक है। एक ही चीज आपको लगानी है। तो याद रखना पूरी केमिस्ट्री में जहां कहीं पर भी पानी मिलाने या पानी हटाने की बात करें, आपको ये कंसेप्ट तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। क्या है कंसेप्ट, देखिएगा एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि यार हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि मेरे पास जो है मान लो ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में मैंने जो है वो 5 ग्राम चीनी मिला रखी है। अभी 5 ग्राम क्या है, चीनी इसमें, ठीक। 1 लीटर पानी 5 ग्राम मैंने चीनी इसमें डिजोल्व कर रखी है। अब मैं अगर आपको पूछूं कि यार मैं अगर इसमें 1 लीटर पानी और मिला दूं तो क्या चीनी का अमाउंट 5 से 10 ग्राम हो जाएगा क्या? नहीं होगा, चीनी तो यार उतनी रहेगी। मैं आपको पूछूं कि यार मैं इसमें से आधा लीटर पानी वेपराइज कर दूं तो क्या चीनी का अमाउंट 5 से 2.5 हो जाएगा क्या? नहीं होगा, चीनी तो उतनी रहेगी। कहने का मतलब यह है कि आप किसी सॉल्यूशन में चाहे पानी मिलाओ, चाहे आप किसी सॉल्यूशन में से पानी क्या कर दो, हटा दो, चाहे तो पानी मिला दो चाहे तो पानी हटा दो, दोनों ही केस में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना वो क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है। क्या कि आप भले ही किसी सॉल्यूशन में पानी मिला दो, चाहे आप भले ही किसी सॉल्यूशन से पानी हटा दो, दोनों ही केस में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है। बस यही कंसेप्ट है। आप ध्यान से देखिएगा कि अभी एक सॉल्यूशन है, मान लो इसकी मोलरिटी जो है ना वो है अभी m1 और इसका जो वॉल्यूम है ना वो है v1। क्लियर है बात? अभी आपने कहा कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया भैया मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका हो गया। और अगर मान लो यहां पर जो है वो वॉल्यूम ml में हो, है ना, मोलरिटी इज इक्वल टू n डिवाइड बाय v ml। अगर ऐसा है, अगर आप नीचे ml में ले रहे हो तो ऊपर भी जो है वो मोल जो है वो आप मोल की जगह मिलीमोल काम में ले सकते। कहने का मतलब अब ये मानो कि एक तो मोल निकालने का तरीका ये, दूसरा किसने कहा नहीं सर हम यहां वॉल्यूम ml में हो तो भैया ये जो है वो तो है अपने पास नंबर ऑफ मोल्स, है ना। और अगर यहां ml में लोगे ना तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स, मिलीमोल्स। और ये हमारे पास हो जाएगा मोलरिटी इनटू v ml। ये लो जी, इतना ही डिफरेंस है दोनों में। और ये दोनों सेम ही है क्योंकि देखो इधर भी ml मिली वॉल्यूम क्या है, ml क्या है, मिलीलीटर, इधर क्या है मिली मोल, मिली से मिली क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो दोनों एक ही चीजें हैं। तो आप चाहे मोल से कैलकुलेशन कर लेना चाहे मिली मोल से कर लेना, एक ही आंसर आएगा। आप समझना जरा क्या बताना चाहता हूं कि यार एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की मोलरिटी अभी m1 है, मान लो वॉल्यूम इसका कितना है, v1 है। तो मुझे बताओ अभी इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने मोल होंगे, m1 v1। अभी इसमें इतने मोल होंगे सॉल्यूट के। क्लियर है बात? चलो फिर भैया जी मैंने क्या कर दिया, इसमें डाइल्यूट कर दिया, इसको डाइल्यूशन कर दिया, इसका डाइल्यूशन या फिर मान लो कंसंट्रेशन कर दिया, डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन कि इसमें पानी मिला दिया चाहे पानी हटा दिया, दोनों ही केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो मोलरिटी तो चेंज होगी होगी। तो आप ये मानो कि अब हमारे पास कंडीशन ऐसी आ गई जी, यहां नई जो मोलरिटी है ये हो गई m2, नया वॉल्यूम कितना हो गया v2। मान लो ये n इनिशियल था अपने पास और अब जो है ना n फाइनल कितना हो जाएगा, m2 v2। और हमें पता है n इनिशियल और n फाइनल दोनों क्या होने हैं, बराबर ही होने हैं। क्योंकि यार आप पानी मिलाओ चाहे आप पानी हटा दो, दोनों ही केस में सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ी ना चेंज होगा,
तो बस वही बात है कि एन फाइनल एन इनिशियल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और दोनों की वैल्यूज अगर मैं रखूं तो एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला निकल के आता है, m1v1 इक्वल टू m2v2। आपने याद भी कर रखा होगा, लेकिन अप्लाई कैसे करना है इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, इसीलिए आप ये क्लास देख रहे होंगे। m1v1 इक्वल टू m2v2, बस जहां कहीं पर भी पानी मिलाने या पानी हटाने की बात करें तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, क्या, m1v1 इक्वल टू m2v2। बहुत ही सिंपल सा आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ना है। देखो जी, मैंने कहा ना कि एकदम बेसिक से हमें चीज़ों को देखना है, या एकदम बेसिक से जो है वो हमें चीज़ों को पढ़ना है ना। तो एक छोटा सा पॉइंट हम और यहाँ पर पढ़ लेते हैं, और वो पॉइंट है भैया कन्वर्जन का। देखिएगा, कन्वर्जन्स, ठीक है, कि भाई कई बार जो है ये होता है कि सवाल आता है, हमें क्वेश्चन आता है, लेकिन बस वही है कि यूनिट के कारण या कन्वर्जन के कारण जो हो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। देखिएगा, कन्वर्जन का मतलब क्या है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भाई कहीं पर अगर लिखा हुआ आए, है ना, कि जैसे कहीं पर सेमी लिखा हुआ आए, सेमी, ठीक है, सेमी का मतलब होता है 1/2, ठीक है। कहीं पर जो है वो अगर मान लो सेंटी लिखा हुआ है, या कहीं पर अगर डेसी लिखा हुआ है, डेसी, डेसी का मतलब होता है 1/10। कहीं पर सेंटी लिखा हुआ है, सेंटी का मतलब होता है जी 1/100। ये कुछ प्रीफिक्स है जो कि ध्यान में रखना है, जैसे सेंटीमीटर, जैसे डेसीमीटर, डेसी लीटर, है ना। कहीं पर जो है वो अगर मिली लिखा हुआ आए तो मिली का मतलब, मिली प्रीफिक्स का मतलब होता है कितना, 1/1000। कहीं पर अगर किलो लिखा हुआ आए, किलो का मतलब हो जाता है 1000। इसको केवल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फेसबुक या इंस्टा पर आपने देखा हो ना कि 11.1 के लाइक्स, तो के का मतलब यहाँ किलो होता है। आप कहोगे सर लाइक्स भी जो किलो के भाव मिलता है क्या? हाँ भाई, किलो के भाव में मिलता है। के का मतलब किलो होता है, और किलो का मतलब कितना, 1000 होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो ज़रा कि हमारे पास कुछ और चीज़ें भी हैं, कि आपने ये पढ़ा होगा कि 1 लीटर कितने ml के इक्वल होता है, 1000 ml के इक्वल होता है। ये तो सबको आता है, ठीक है। फिर भैया जी ये एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब दोनों जो है बराबर होते हैं। इसको आप 1 सीसी भी लिख सकते हो, ये भी जो है वो ध्यान में रखना है। फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर बराबर होते हैं। फिर जो है वो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ये हमारे पास जो है वो आप बोल सकते हो कि कुछ कन्वर्जन्स है। और कई बार जो है ना ये सारे कन्वर्जन जो है वो काम में ले लेता है, और काम में जब आएंगे तो भैया आपको जो है वो ये ध्यान में रखना है, इनको कैसे काम में लेंगे। अभी क्वेश्चन कर लेंगे अपन, क्वेश्चन से आपके समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा काम है, ये कन्वर्जन है जो कि याद रखना है, ठीक है। फिर देखिएगा, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। मैं वापस से बोल देता हूं कि भाई जब भी पानी मिलाने या जब भी पानी हटाने की बात हो, एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, m1v1 बराबर m2v2। एक क्वेश्चन करते हैं ना कि भैया हाउ मच amount of water should be added or removed from 2 centimolar 200 ml urea solution to make its concentration, ठीक है। ये आपको दे दिया 4 मिली मोलर, टू मेक इट्स कंसंट्रेशन 4 मिली मोलर। ये है भैया अपने पास क्वेश्चन, और इसका आपको करना है सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करो पहले और फिर मुझे आंसर बता दो, है ना, कि क्या रहेगा। मैं यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ज़रा क्या करना है। वही बात है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड और रिमूव्ड। आपको बोल रहा है कि कितना पानी मिलाऊं या कितना पानी हटाऊं, ठीक है, ये बोल रहा है। तो कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी हटाना चाहिए। पानी मिलाने और पानी हटाने की बात कर रहा, तो मैं एक ही काम करूंगा जी, m1v1 इक्वल टू m2। हाँ, तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, m1v1 बराबर m2v2 लगाना है। चलो अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आपको ये बोल रहा है कि देखो कि इनिशियल पहले मोलरिटी कितनी थी, पहले मोलरिटी थी भैया 2 सेंटीमोलर। तो भैया 2
सेंटी का मतलब कितना हो गया, तो सेंटी का मतलब होता है 1/100। इनिशियल वॉल्यूम कितना था भैया, इनिशियल वॉल्यूम था 200 ml। नई मोलरिटी कितनी करनी है आपको, नई मोलरिटी करनी है भैया 4 मिली मोलर, तो 4 मिली, मिली का मतलब हो गया 1/1000, और नया वॉल्यूम मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर देता हूँ, देखता है कितना आता है। तो भैया ये क्या होगा, कैंसिल हुआ, और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल भैया ये कैंसिल हो रहा है, कितना आएगा 100, तो V2 आ गया कितना 1000 ml। लेकिन भैया जी ध्यान से देखो, आंसर जो रहेगा ना अपना वो 1000 ml नहीं रहेगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड और रिमूव्ड, कि भैया कितना पानी मिलाऊं और कितना हटाऊं, आंसर क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप समझना यहां पर कि पहले वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम था 200 ml, और 200 से बढ़ के कितना हो गया, 200 से बढ़ के हो गया 1000, तो यानी यहां जरूर उसने पानी क्या किया होगा, ऐड किया होगा। तो एडेड वाटर, एडेड वाटर, मुझे बताओ कितना पानी ऐड किया है, तो 1000 माइनस कितना 200, कितना 800 ml वाटर जो है वो इसने क्या किया होगा, ऐड किया होगा। ये हमारे पास जो इस तरीके का सवाल जो है यहाँ आ सकता है। ध्यान रखना, जहाँ कहीं पर भी पानी मिलाने की जो है वो बात कर रहा है, पानी हटाने की बात कर रहा है, आपको यही कंसेप्ट लगाना है। फिर देखिएगा एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम लेते हैं, सिंपल सा काम है भैया, कि व्हेन a solution of 0.2 molar 300 ml urea is diluted by addition of 200 ml water, calculate the molarity of solution after dilution, है ना। तो आपको ये बोल रहा है कि भैया डाइल्यूशन के बाद में सॉल्यूशन की मोलरिटी जो है वो क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। सिंपल सा काम है भाई, देखो जरा क्या करना है कि भाई 0.2 मोलर 300 ml जो है वो यूरिया का सॉल्यूशन है, वही पानी मिलाने पानी हटाने की बात कर रहा, तो एक ही कंसेप्ट M1V1 इक्वल टू क्या लगाऊंगा, M2V2। इनिशियली कितना है 0.2, V1 कितना है भैया, V1 है 300 ml इज इक्वल टू M2, नई कंसंट्रेशन जो है वो कितनी आ गई, जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा जी, 500 ml हो जाएगा, कि पहले 300 था, 200 और ऐड कर दिया तो टोटल हो गया कितना 500, ये कैंसिल हुआ, तो M2 हमारे पास आ गया कितना पॉइंट। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 3/25 मोलर, है ना। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये कंसेप्ट काम में लेना है। एक यहीं पर हम एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं जी, है ना, और वो है मिक्सचर का केस। ठीक है, देखिएगा जरा, केस ऑफ मिक्सचर। केस ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर का केस क्या है, देखो कि अगर आपने क्या किया, दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स किया, और दो अलग अलग सॉल्यूशन भी कैसे, कि भैया दोनों सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, सेम है ना। तो इफ टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सेम सॉल्यूट एंड सेम सॉल्वेंट आर मिक्स्ड, ठीक है, कि भैया दो डिफरेंट सॉल्यूशन है और उनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे हैं, सेम है। तो इस केस में जो है वो आपको क्या करना है भैया जी, देखो कंडीशन ऐसी है कि हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, अभी मान लो यहाँ मोलरिटी है कितनी M1, इसका वॉल्यूम है कितना V1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 में बोल देता हूँ कितना M1, और ये कितना V1। अभी कंडीशन ऐसी है, और इसको जो है वो आपने एक दूसरे सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया, M2 है, ये V2 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे जी, M2 V2, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके आपने जो है वो एक तीसरा सॉल्यूशन बना दिया। अब भैया ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बना है ना, इस सॉल्यूशन में हम बोलेंगे कि V फाइनल तो हो जाएगा कितना, V1 प्लस V2, ठीक है। मुझे बता दो N फाइनल कितना हो जाएगा, तो N फाइनल हो जाएगा N1 प्लस N2,
और आपको पूछा है नई मोलैरिटी कितनी होगी, है ना। तो वही बात कि यार मॉलिक्यूलर मोलैरिटी निकालने का तरीका हमारे पास क्या हो जाएगा, एन फाइनल अपॉन वी फाइनल। तो मोलैरिटी में कैसे निकालूंगा, एन फाइनल हो गया N1 प्लस N2, वी फाइनल हो गया जी V1 प्लस V2। अब N1 और N2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो N1 है M1V1 और ये है कितना M2V2। तो हमारे पास नई मोलैरिटी जो है ना ये निकल के आ जाएगी M1V1 प्लस M2V2 और डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा जी V1 प्लस V2। ये आगे से आगे चलता जाएगा। मान लो अगर 3 सॉल्यूशन मिक्स किए हैं तो आप जो है वो M3V3 और नीचे जो है V3 भी साथ में क्या कर दोगे, लगा दोगे। ये हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है ना, जो कि आपको तब काम में लेना है जब आप दो अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो, लेकिन दोनों सॉल्यूशन जो हो सेम सॉल्यूट और सेम सॉल्वेंट वाले होने चाहिए। तो आपको ये कंसेप्ट काम में लेना है। जैसे एक क्वेश्चन जो हो इस पर हम लेते हैं, है ना, कि इफ कैलकुलेट द फाइनल मोलैरिटी ऑफ गिवन मिक्सचर। ठीक है, आपको जो है वो मैंने कोई मिक्सचर दे दिया, जैसे 0.2 मोलर 100 ml HNO3, साथ में जो 0.1 मोलर 100 ml HNO3, ठीक है, और साथ में जो है एक और दे दिया कि 0.5 मोलर 100 ml HNO3। ठीक है, ये इन तीनों को मिला के जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसकी मोलैरिटी आपको पूछी है। सीधा सा और सिंपल सा काम है भैया। यहाँ पर जो है वो मैं क्या बोलूँगा कि 3 चीज़ें हैं, मोलैरिटी पूछी है तो वही M1V1 प्लस M2V2 और 3 आ गया तो साथ में जो क्या आ जाएगा M3V3 भी आ जाएगा। तो भैया ये हमारे पास साथ में आया जी M3V3 और नीचे आएगा क्या V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कंडीशन निकल के आएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू M1V1 तो कितना आया, तो M1V1 है 0.2 इंटू ये कितना 100, ये आ जाएगा 0.1 इंटू कितना 100 और ये आ जाएगा 0.5 इंटू कितना 100। टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 300। सॉल्व करते हैं, ये 20 और 10 कितना 30 और 50 कितना हो गया 80। तो 80 डिवाइड बाय कितना 300, ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास ये आ गया भैया 4 बाय कितना 15। तो ये 4 बाय 15 ये नई मोलैरिटी हमारे पास निकल के आएगी। सीधा सा आसान सा काम है, कोई जो है इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा इसी पर जो हो कई बार एक क्वेश्चन जो है वो ऐसा भी आपको दे सकता है, ठीक है, कि व्हेन 0.2 मोलर 100 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन and 0.1 molar Vml other glucose solution are mixed, then the molarity of resultant solution was found 0.16 मोलर, है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V। ठीक है, आपको ऐसा बोल दिया कि V की वैल्यू जो हो कैलकुलेट करो। सेम तरीका कि दो सेम सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा है कि भैया जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है सेम है, तो इनको मिक्स करेंगे। तो हमारे पास जो एक ही केस कि फाइनल मोलैरिटी निकालने का तरीका M1V1 प्लस M2V2 और नीचे क्या आएगा जी V1 प्लस V2। तो मोलैरिटी निकालने का तरीका देखो ज़रा, M1 तो कितना है 0.2 है और V1 कितना है 100, M2 कितना है जी 0.1 है और V2 जो है वो मुझे कैलकुलेट करना है। नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 100 प्लस V2। ठीक है भैया, ये हम जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम को अलग से लीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर वॉल्यूम ml में है तो नीचे भी आप वॉल्यूम किस में लिख सकते हो, ml में लिख सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऊपर लीटर में नीचे ml में ले रहे हो तो गलत है। ऊपर लीटर में नीचे भी लीटर में होना चाहिए, ऊपर ml में है तो नीचे भी ml में ही होना चाहिए। और जब मिला दिया तो फाइनल कितना आया जी 0.16। केवल एक ही चीज़ अननोन है यहाँ से, ये आएगा 20 प्लस 0.1 V2, ये आ जाएगा 100 प्लस V2 इक्वल टू 0.16। सॉल्व करते हैं इसको मल्टीप्लाई करो 16 प्लस कितना आएगा जी V2 या 0.16 V2 0.16 V2, यह आएगा कितना 20 प्लस 0.1
V2, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इधर उधर कर दो इनको। तो भैया ये हमारे पास जो है वो, इसको सॉल्व करूँगा तो एक तरफ तो आया 0.1 V2 माइनस 0.16 V2, और इसको इधर और इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 16 माइनस कितना 20। तो ये तो आ गया माइनस का 0.60, और ये आ जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 0.60 और 0.4, तो V2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी कितनी, 4 डिवाइड बाई 0.6, ठीक है। ये देख लेना 0.6, सॉरी 4 डिवाइड बाई 0.06 ml, है ना। तो ये हमारे पास नया वॉल्यूम है, बाकी इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर है, ठीक है। फिर देखिएगा एक क्वेश्चन और इस पर लेते हैं, जो कि एग्जाम में भी पूछा गया है कि भाई अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स करके आपको किसी एक पर्टिकुलर आयन की मोलरिटी पूछ लेगा। जैसे आपको ये बोल दिया कि कैलकुलेट या व्हेन 0.2 मोलर 100 ml Na2CO3, 0.1 मोलर 200 ml Na2SO4 and 0.2 molar 200 ml MgSO4 solutions are mixed, then calculate the molarity of Na plus CO3 minus 2 SO4 minus 2 ions in the final solutions, in the final solution। देखो जी, आपको जो इन सबको मिलाने के बाद हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आयन की मोलरिटी पूछ ली। सिंपल सा काम है। देखो क्या करेंगे भैया, यहां पर जो है वो सॉल्यूशंस को हम मिक्स कर रहे हैं, और सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो आप तो एक ही चीज जो हो दिमाग में आएगी यार, सॉल्यूशन को मिक्स करने पर फाइनल जो है वो मोलरिटी निकालने का तरीका M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। लेकिन ध्यान रखना यहां पर ये कंसेप्ट हम काम में नहीं लेंगे। हर एक इंडिविजुअल आयन की आपको मोलरिटी पूछ रहा है कि भाई सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद Na प्लस की क्या होगी, कार्बोनेट की मोलरिटी क्या होगी, सल्फेट की मोलरिटी क्या होगी। तो भैया जी आप ये सोचो कि Na2CO3 है, सबसे पहले ये पानी में मिलाऊंगा तो ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, 2 Na प्लस और CO3 माइनस 2, ये ऐसे टूटेगा। कहने का मतलब जितने मोल हमारे पास Na2CO3 के हैं, इसके एक से इसका कितना बनता है 2, तो जितने मोल इसके हैं इसके उससे डबल बनेंगे। फिर इसके बाद में दूसरी चीज है जी Na2SO4, तो Na2SO4 को पानी में मिलाओगे तो ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, 2 Na प्लस और SO4 माइनस 2। और तीसरी चीज जो है वो है हमारे पास MgSO4, तो MgSO4 को पानी में मिलाओगे तो ये कैसे टूटेगा, Mg प्लस 2 और साथ में SO4 माइनस 2, ठीक है। ये कंडीशन है। अब हम हर एक आयन के लिए जो है वो रिजल्टेंट मिक्सचर में मोलरिटी कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो भैया जी देखो जरा कि मैं काम करता हूं, सबसे पहला काम तो यह है कि सॉल्यूशन में Na2CO3 के मोल कितने हैं, तो इसके मिलीमोल में कैलकुलेट कर लेता हूं। मिलीमोल निकाल लो चाहे मोल निकाल लो, है ना। तो मिलीमोल निकालने का तरीका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ml में, तो मोलरिटी इसकी कितनी है 0.2 है, इसका वॉल्यूम कितना है 100, तो इसके मिलीमोल आ गए कितने 20। इसके मिलीमोल में निकाल लेता हूं, तो इसके मिलीमोल कैसे निकालूंगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करना है, तो 0.1 इंटू कितना 200, तो इसके भी कितने आए जी 20, ठीक है। फिर इसके मिलीमोल में निकाल लेता हूं, तो इसके मिलीमोल जो है वो हमारे पास कितने आएंगे, इसके मिलीमोल हमारे पास आ जाएंगे भैया जी 0.2 इंटू कितना 200, तो इसके मिलीमोल कितने आ गए 40। अब देखो इसके एक से इसका 2 बनता है, तो इसके 20 से इसके कितने बनेंगे 40 मिलीमोल, ठीक है। फिर इसके एक से इसका 1 बनता है, तो 20 से इसके कितने बनेंगे 20 ही बनेंगे, ठीक है भैया। इसके एक से इसका 2 बनता है, तो 20 से इसके कितने 40, और इसके एक से इसका 1 बनता है, तो इसके 20 से कितने बनेंगे, इसके 20 ही बनेंगे। क्लियर है बात। फिर भैया इसके एक से 1 बनता है, तो 40 से इसके कितने बनेंगे 40, इसके एक से इसका 1 बनता है, तो 40 से इसके भी कितने बनेंगे 40। अब आप देखो जी कि जब सबको मिला दिया आपने, तो मुझे बताओ टोटल मिलीमोल्स ऑफ Na प्लस, कि भैया ये सारे के सारे एक ही सॉल्यूशन में है, तो पूरे सॉल्यूशन में Na प्लस के टोटल मिलीमोल कितने हैं, तो 40 यहां से आए 40 यहां से आए, कितने मिलीमोल हो गए जी 80 मिलीमोल हो गए।
अब मुझे क्या करना है, मुझे मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मिलीमोल डिवाइड बाय नीचे वॉल्यूम रख दो। वॉल्यूम किस में रखोगे, ml में रखोगे, क्योंकि अगर ऊपर मिलीमोल ले रहे हो ना तो नीचे वॉल्यूम ml में होना चाहिए। तो नीचे में ml में वॉल्यूम रख देता हूं। इन सब को मिक्स करोगे तो टोटल वॉल्यूम देखो कितना आएगा, 100, 300, 300 और 200 कितना, 500। तो यहां पर ये आ जाएगा 80 बाई कितना, 500। ये कैंसिल हुआ कितना, 4/25। ये लो जी, खत्म बात है ना। तो नेट रिजल्टेंट जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, उस फाइनल सॉल्यूशन में मेरे पास Na+ की मोलरिटी 4/25 रहेगी। ऐसे ही जो है वो टोटल मिलीमोल्स ऑफ CO3-2 है ना, कि भाई मिलाने के बाद कार्बोनेट देखो कहां से, यहां से आएगा, यहां कार्बोनेट नहीं है, यहां पर भी नहीं है। तो टोटल कितना है, 20 है। ठीक है जी, मोलरिटी मुझे निकालनी है 20 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, 500 ही रहेगा, कि भैया वॉल्यूम तो सबके लिए कॉमन है ना, कितना, 500। तो ये आ गया 4/100, बोले तो 0.04। ठीक है, फिर ऐसे ही टोटल मिलीमोल्स ऑफ सल्फेट। सोच समझ के बता दो, इस पूरे सॉल्यूशन में सल्फेट के टोटल मिलीमोल कितने हैं। तो सल्फेट जो है वो यहां से 20 आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है, 40। तो टोटल मिलीमोल कितने हो गए सल्फेट के, 60 डिवाइड बाय मोलरिटी मुझे निकालनी है, तो 60 डिवाइड बाय कितना कर दो जी, 500 कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.12 मोलर। क्लियर है बात। और अगर मान लो आपको जो है वो Mg+2 का भी निकालना है, तो Mg+2 के मिलीमोल कितने, 40 डिवाइड बाय कितना कर दो, 500। ये है भैया हमारे पास एक तरीके से सिंपल सा आसान सा काम है ना। और मोलरिटी का जो है वो मोलरिटी तो यहीं पर जो है वो खत्म है। नेक्स्ट क्लास से जो हो हम मोलरिटी की बात करेंगे। फिर इसके बाद में मोलरिटी और मोलरिटी का कन्वर्जन भी हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हो दोनों को एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलरिटी को मोलरिटी में, मोलरिटी को मोलरिटी में, फिर मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी, मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन, सारे कन्वर्जन भी हम पढ़ेंगे। और इस तरीके के सवाल डायरेक्टली तो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन भैया जी इनडायरेक्टली काम में आते हैं, कि जैसे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में बदलना हो, या फिर आपको दी हुई क्वेश्चन में डेटा जो है वो मोल फ्रैक्शन का दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए वहां पर मोलरिटी, है ना। तो कैसे कन्वर्जन करते हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। यहां से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।